मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है ब्रेक बुलेटिन का। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े रिलीज हुए और इसके साथ ही राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो गई लगता है। और जैसे ही बिहार में जाति गणना के आंकड़े सामने आए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की गणना कराए जाने की मांग उठने लगी है विपक्ष की तरफ से। और ये पहला मौका है जब विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वो भी जातीय गणना कराए जाने की मांग कर रही है। ये गणना कोई, ये जो मांग है, ये कोई नई मांग नहीं है। काशीराम जी के और मुलायम सिंह जी के जमाने से भी ये मांग उठती रही है। और उस समय बहुत प्रचलित नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कई बार जातीय गणना कराने के लिए कदम उठाए भी गए, लेकिन कभी कोई 2 कदम आगे बढ़ पाया, कोई 4 कदम आगे बढ़ पाया, और उसके बाद में पूरी तरह से वो प्रयास कारगर साबित नहीं हुए। कांग्रेस की जातीय गणना के पक्ष में शुरू से नहीं रही है, लेकिन अब जातीय गणना की जो मांग विपक्ष की तरफ से उठ रही है, उसमें अब सुर से सुर मिला रही है। और भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, उनमें अनुप्रिया पटेल भी, अपना दल की जो अध्यक्ष हैं और मंत्री भी हैं, वो भी जातीय सर्वेक्षण की मांग कर रही हैं। अपने फरुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने कल उन्नाव में भी इस मांग का समर्थन किया और कहा कि जब हाथी घोड़ों की गणना हो सकती है तो जातीय गणना पिछड़ों की जातीय गणना क्यों हो सकती है। तो ये मुद्दा लग रहा है कि और गरमाता जा रहा है और एक हलचल पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावों से पहले। और पूरी तरह से जब भाजपा से जुड़े जो लोग हैं, वो भी इस मांग का समर्थन करने लगे हैं। और क्योंकि जो आंकड़े आए हैं बिहार में जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं, उनमें 63% जो जनगणना है, जनता है, वो ओबीसी वर्ग से है और 21% लोग SC/ST वर्ग से हैं। तो इन आंकड़ों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी सरगर्मी आ गई है। मायावती और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जाति गणना कराए जाने की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई दी है जाति गणना के आंकड़े रिलीज करने पर। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या ये जो जातीय गणना का मुद्दा है वो यूपी की राजनीति में तहलका मचाएगा। राधेश्याम से शुरुआत करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं और उसके बाद में बारी बारी से सबसे बात करेंगे। मुद्दे उठ रहे हैं और मुद्दे से मुद्दे को गिराने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो जिन 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, उनकी रैलियों में जो नारी बंधन अधिनियम पारित हुआ है, लागू हुआ है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और उसमें जो पिछले वर्ग को हिस्सेदारी देने की बात विपक्ष को उठाई गई थी, उसको वो कह रहे हैं कि आप लोगों में विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस विभाजन करना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें चुनावी हैं, 24 के चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। और जातीय गणना का मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसा हमने पहले आपको बताया कि ये मुलायम सिंह यादव और काशीराम के ज़माने से भी ये मुद्दा उठता रहा है और बहुत प्रचलित नारा है, पुराना नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है। तो आज हमारे इस पैनल में शामिल है भाजपा से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी से राधेश्याम जी हैं, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं और सुभाषपा से सुशील जी हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे ऋतिक दीक्षित जी। तो ये पैनल है आज के इस डिबेट का और हम इस पर चर्चा करेंगे और एक नतीजे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि क्या ये मुद्दा
2024 के चुनाव में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में तहलका मचाएगा, जहां दूसरे मुद्दे उठाने की तैयारी बहुत पहले से चल जा रही है। खासतौर से समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए का मुद्दा उठाया गया है। पीडीए को एक अहम हथियार बनाया गया है और इस तरह से कोसी में बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को हासिल हुई, उसे निश्चित रूप से पूरे जो इंडिया गठबंधन है उसके हौसले बुलंद हैं। और इस स्थिति में जब एक नया मुद्दा मिल गया है और निश्चित रूप से ये मुद्दा विपक्ष को लगता है कि उसे उसके जो लक्ष्य है उस तक पहुंचाएगा, और निश्चित रूप से जिसकी मांग बहुत समय से पहले की जा रही थी, बिहार में उसके आंकड़े रिलीज करने से जो आंकड़े आए हैं वो सरकार के पक्ष में आए हैं। और निश्चित रूप से आंकड़े जो भी सरकार द्वारा रखे जाते हैं, माना यह जाता है कि वो आंकड़े सही होंगे। जो वहाँ का प्रशासन विभाग है उसने ये जनगणना कराई है और उसके बाद में उसी 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 के आधार पर ये आंकड़े सामने आए हैं, जिनको अधिकृत माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 63% ओबीसी है वो बिहार में, 21% SC/ST के लोग हैं। राधेश्याम जी, क्या स्थिति बनेगी इस जातीय गणना की बात, और खासतौर से जो जातीय गणना की बात बिहार में बिहार से जो आंकड़े साबित आए हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी जो जातीय गणना की मांग उठना शुरू हुई है, इससे यूपी की राजनीति में कोई तहलका मचने वाला है? देखिए, जहां तक बात है जातीय गणना की, तो उत्तर प्रदेश की तो बात यहाँ तक है कि पूरे देश में इस बात की चर्चा है। पूरे देश की जनता ये चाहती है कि जातिगत जनगणना हो जाए, और जनता का मतलब ही ये होता है कि जिधर बहुमत हो, और अगर इस पे वोटिंग करा ली जाए, सिर्फ ये एक क्वेश्चन जनता में दिया जाए कि क्या आप जातीय जनगणना चाहते हैं, तो बहुमत इसी पक्ष में आएगा कि हाँ चाहते हैं। तो जब जनता इस देश की, भाई लोकतंत्र के मंदिर में चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और वो लोक हित के कानून बनाते हैं, लोक हित की बात करते हैं, तो लोक जो चाहता है कि इसमें हमारा हित है, तो वो लोक हित की बात करने वाले लोग वहां बैठ के ये बात करें, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अच्छा, रही बात जो आपने कहा, माननीय नेताजी मान्यवर कांशीराम साहब के समय से जो ये मांग उठती रही है, देखिए इसके संदर्भ में हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 1977 के बाद 75 में जब आपातकाल लागू हुआ, उसके बाद इस देश में जननायक पैदा हुए, आंदोलनकारी लोग पैदा हुए, और अब नेता पैदा हुए उन आंदोलनकारियों के घर में। नेता में और आंदोलनकारी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे आंदोलनकारी जो नेता थे वो ये नारा लगाते थे कि सन सोफा ने बांधी गांठ, पिछड़े पा में 100 में 60, धन 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। वो ये नारा बेझिझक होके लगाया करते थे। और आज के समय में मैं देख रहा हूं कि ये नारा पिछले 10, 15, 20 सालों से कमजोर पड़ा था। इन नारों में कमजोरी आई थी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये इन चीजों में 2000 के बाद खास तौर से कमजोरी आई। और इसके बाद जो ये मांग उठी जनजातीय जनगणना की, और जो जरूरत महसूस हो रही है, वो क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है, जब इस देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि किसी एक राज परिवार को बुरा लगता है कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और आप प्रचार तो कर रहे हैं ना, आप ये दावा कर रहे हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हैं। आप जब बार बार हर छोटी से छोटी जनसभा में कहते हैं कि हमने एक दलित राष्ट्रपति बनाया, एक महादलित को राष्ट्रपति बनाया, SC/ST को बनाया, आप जातिगत चीजें आप फैला रहे हैं ना। ये कौन लोग फैला रहे थे जमीन पर? राजनीतिक मंचों पे तो नहीं कहा, लेकिन जमीन पर ये एक नक्शा बनाया जा रहा था कि नॉन यादव पिछड़ा हमारा, नॉन जाटव दलित हमारा। दलितों से कहा जा रहा था कि तुम्हारा रखकर सब जाटव खा गए, उत्तर प्रदेश में खासकर। और बैकवर्ड से कहा जा रहा था कि तुम्हारा पूरा हक यादव खा गए। तो कायदे की बात यह है कि जातीय जनगणना हो जाए, और साथ में एक लिस्ट ये भी जारी हो, एक सूची जारी हो, एक 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 तरह से आंकड़े जारी हो
कि कितनी भागीदारी किसकी है, कौन कहाँ है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बहुत से मुद्दों पर मैं उनसे सहमत नहीं होता हूँ, कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। काफी मुद्दों पर हमारी उनसे असहमति है, हमने असहमति जाहिर भी की है। लेकिन जब उन्होंने उस दिन लोकसभा में खड़े होकर कागज दिखाया और उन्होंने कहा कि देश की कैबिनेट के 90 सचिव हैं, 90 में 3 ओबीसी हैं, ठीक। और आप क्या उनके लिए आप कहते हैं हम उनका सबका साथ सबका विकास, तो किस तरह से आप सबका साथ सबका विकास करेंगे? ये भी जारी होना चाहिए। वरुण त्रिपाठी जी, देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना के द्वारा कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल साफ देखी जा सकती। जहां तक रही प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि साहब जाति पाति नहीं मानते, साहब गरीब जानते हैं, तो साहब बड़े बड़े मंचों से आप अपनी जाति बताते थे। और आप ये देखिए कि देखा जाए कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना कर रहे हैं। जिस तरीके का उनका बयान आया, कांग्रेस ने साफ कहा है कि अगर 24 में हमारी सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना हम कराएंगे। आप ये देखिए कि कर्नाटक में मनमोहन सिंह जी की सरकार में साहब वीरप्पा मोइली जी कानून मंत्री रहे, उन्होंने सीधा कहा सिद्धारमैया जी से कि साहब जातिगत जनगणना कराइए और उसके आंकड़े साहब सार्वजनिक करिए। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और कर्नाटक में पूर्व में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार रही, उसने साहब कंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी अपने कार्यकाल में दबा के रखी। साहब क्या कारण रहा जो उसे सार्वजनिक नहीं किया गया? रही अपने प्रदेश की बात, तो ये तो बिल्कुल तय है कि जातिगत जो जनगणना बिहार से चली है वो समूचे देश में है। और हर जाति हर वर्ग कहीं ना कहीं शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़ा, कहीं ना कहीं उन्हें मुख्य धारा में लाने का ये एक अच्छा कदम है। और इस ओर सारी पार्टियों को, जिस तरीके के भाजपा के भी तमाम सांसद हैं वो जो जातिगत जनगणना के समर्थन में है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक कदम बढ़ के साहब इसमें भी एक कदम बढ़ाना चाहिए। तमाम आप योजनाएं लेके आए, सब तमाम योजनाएं के माननीय प्रधानमंत्री जी ने फीते काटे, तो साहब ये अगर जातिगत जनगणना है गरीब पिछड़ों को साहब मुख्य धारा में लाने में, तो आपको बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी दिखानी चाहिए। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कांग्रेस ने समर्थन किया, साहब पिछड़े अति पिछड़ों को लाभ मुख्य धारा में मिलेगा, सरकारी वैकेंसियां हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं समाज में कुछ परसेंट लोगों के हाथ में जो सत्ता थी, तमाम सत्ता की चाबी थी, उस मुख्य धारा में इस जनगणना के आने से साहब गरीब और पिछड़ों को साहब उनका लाभ, उनका अधिकार मिल पाएगा। जब हम लोग बात जातीय जनगणना की करते हैं, ये बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही जो मुद्दा है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको हमें हर तरह से देखना चाहिए। जो जातिगत जनगणना है, इसका महत्व क्या होगा इसको समझने के लिए अगर हम बताएं तो कास्टिज्म जो हमारे देश का एक हमेशा से एक देखा जाए तो हमारे देश को पिछड़ने में जो इसने जातिवाद ने एक बढ़ावा दिया है, इसके विषय में जो है हम सब ये जानते हैं कि कास्टिज्म से भारत का कोई इतने 70 सालों में कोई उत्थान नहीं हुआ। और कास्टिज्म जो कास्ट सेंसस की जा रही है बहुत ही अच्छा कदम है, पर इसमें एक चीज ये होनी चाहिए कि सोच और मंशा क्या है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जातिगत जो है, जब हम लोगों के पास सेंसस होंगे, हमारे पास डाटा होंगे, तो हम लोग पॉलिसी अच्छी बना पाएंगे और किसी उस व्यक्ति का हम लोग उत्थान कर पाएंगे जो कि दबा कुचा है या कह सकते हैं जो प्रताड़ित है, शोषित है, तो मैं उसका समर्थक हूँ। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकली तरीके से इस समय पे लाना कि जो है कि ये कहना कि जो है हिंदुत्व के मुद्दे से भटकाने के लिए अगर हम कह सकते हैं कि एक ये मुद्दा लेके आना कि जातिगत जनसंख्या गणना होनी चाहिए, ये देखा जाए तो थोड़ा पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है काफी। अगर हम लोग देखा जाए तो बीजेपी ने भी हमेशा इस चीज के लिए कहा है कि जो है जातिगति से ऊपर उठना चाहिए, जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष चाह रही है वो ये चाह रही है कि एक नया नैरेटिव सेट किया जाए हिंदुत्व में। जो है विपक्ष पहले एक सूडो हिंदुइज्म की तरफ विपक्ष गई, अब विपक्ष ये सोच रही है, उसमें वो फेल हो गई, तब ये सोच रही है कि जो है वापस मंदिर और मंडल का जो लड़ाई चली है उस पर वापस जाते हैं और देश के जितने भी लोग हैं उनको जो है अलग अलग जातियों में चिन्हित कर दें।
तो इससे ये होगा कि लोगों में एकता थोड़ी कम होती चली जाएगी, जो हमारे लिए आसानी रहेगी। देखा जाए अगर सोच ये है कि जो जनगणना से किसी पॉलिसी में फायदा देंगे तो ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिक स्टेबिलिटी के लिए अगर ये किया जा रहा है बहुत गलत है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए जातिगत जनसंख्या करी जाती है और 4 जाति है, मान लीजिए प्रमुख तौर पे है ABCD, मैं किसी भी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ। ए में मान लीजिए 40% लोग हैं, बी में मान लीजिए आपके 30% लोग हैं, सी में आपके 20% लोग हैं और डी में आपके 10% लोग हैं। तो हम ये सभी जानते हैं कितनी भी पार्टी कितनी भी प्रगतिशील खुद को मानती हो या खुद को बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट के विपक्ष मांगती हो या ये कहती हो कि हमें जो है समाज का उत्थान करना है, वो अपना कैंडिडेट हमेशा पार्टी ए से ही देगी, क्योंकि उसे पता है कि क्लियर कट मेजोरिटी ए पार्टी में। अगर हम लोग स्टेट वाइज और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये डाटा लागू कर देंगे कि कौन कहाँ है, तो हम जानते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे देश में कितनी प्रबल है। उसके अलावा मैं अपनी बातों को जल्दी जल्दी ये कहना इसलिए चाहता हूँ कि कास्टिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि दो धारी तलवार की तरह होती है, जिसको दोनों तरफ इतनी धार तेज है कि इसके पक्ष में बोलो विपक्ष में बोलो तो जो है आप किसी ना किसी एक धड़े से जुड़ जाएंगे। अगर कास्टिज्म के मैं जो है जातिगत जनसंख्या के अपोज इसलिए करना चाहता हूँ कि इससे जो हम लोग चाहते हैं कि जातिवाद को खत्म करे, ना कि सबको बता दे कि तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो। जातिवाद खत्म करने के लिए जातिवाद को ये बता देना कि आपकी जनसंख्या इतनी है, हमारी जनसंख्या इतनी है, वो गलत है। इससे देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लोगों में एक अलग अलग जाति के प्रति जो है ये आप अलग जाति के हम अलग जाति के हैं इसकी भावना आएगी। अगर ये काम डाटा लेने के लिए किया जा रहा है तो अच्छा है। हाँ। सुशील जी देखिए, जातिवाद जनगणना का मैं बिल्कुल समर्थन करते हैं। सर्वोदय भारतीय समाज पार्टी हमेशा इसके पक्ष में रही। जब भी जिससे भी कहा जातिवाद जनगणना होना चाहिए, न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होना चाहिए, यानी कई हमारे मुद्दे ऐसे रहे कि जो हम मुद्दे पर अपना संगठन मजबूत करने के साथ तो संगठन जोड़ने का काम करते हैं भाई। दूसरी बात मैं बता दूं, 2012 में सरकार किसकी थी भाई? 2012 में केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी भाई। जातिवाद जनगणना आपको याद नहीं आई? उत्तर प्रदेश में सरकार 2012 में किसकी थी आपको भी पता होगा, तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई। आज जो है जातिवाद जनगणना आपको याद आ रही है तो किस बेस पर, राजनीति को किस उद्देश्य पर लेकर जा रहे हैं आप? आपको कुर्सी प्यारी लग रही है, आप कुर्सी के पीछे भाग रहे हो, इसीलिए आप जो है जातिवाद जनगणना के चक्कर में पड़ गए। मैं समर्थन करता हूं। बिहार में आपने सुना, हम भी देख रहे थे कि बिहार में कुछ सरकार के जो लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे घर तक कोई भी जातिवाद जनगणना के लिए नहीं आया, तो वो बैठे बैठे हो गई। आप दूसरी बात, आपको पूर्व मुख्यमंत्री मैं जीतनराम मांझी का बयान आपको दे दें कि उन्होंने भी कहा है कि हमारे यहाँ भी कोई मोहल्ले में नहीं आया, जातिवाद जनगणना हो गई। स्पष्ट कीजिए, एक तरह से इस तरह से जनगणना को कीजिए कि एक एक व्यक्ति मुखिया का एक आधार कार्ड लगाइए जिस पे उसका साइन होना चाहिए, और वहां जो है आधार कार्ड पे साइन और लिस्ट पर साइन हो, तब जातिवाद जनगणना को मानिए कि ये हकीकत भी है। ये तो सिर्फ आपने कागजों में पूरी कर दी बिहार में। दूसरी मैं भाई बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि कौन सी कहाँ जाति दबी कुचली हैं। आज आपको इस 2012 में कर देना चाहिए थे। आपने आज गठबंधन किया है, इंडिया गठबंधन, यानी कि आपने बसपा से भी गठबंधन किया, कांग्रेस से भी उससे पहले गठबंधन किया। आपने कभी इसका विरोधी किया होगा, लेकिन आपने इसका समर्थन नहीं किया कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए, कभी नहीं कहा। लेकिन आज है, मैं मोदी जी की सराहना करते हैं कि उन्होंने भी कहा है कि होना चाहिए। और जो है माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि मैं तो इन लोगों से सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप जातिवाद जनगणना स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई, फर्जी आंकड़े हैं। हाँ। जी, और जैसा कि हमारे सहयोगी हैं ये सुभाषपा के, इन्होंने अभी
जो बात बताई वो अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, यही चल रहा है। जेडीयू में खुद ही विवाद हो गया है कि ये जनगणना सही आंकड़ों के साथ नहीं हुई है, जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं वो सही नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं मानी जा रही है कि प्रमाणिक है। चलिए वो तो एक अलग बात हो गई। अब मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता जी को ये बता देना चाहती हूँ कि आपने बहुत कहा कि अब ये कर देना चाहिए और मोदी जी ने बहुत कुछ बोला। भाई साहब 60 साल तक आपने क्यों नहीं कर दिया? आपके हाथ में था सब कुछ। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके सामने जातिगत जनगणना की बात आई थी तो उन्होंने एक सिरे से इसको नकार दिया था, और जब अंग्रेजी राज में ये हुआ था तो उन्होंने वो आंकड़े कभी प्रस्तुत नहीं किए। अब आ जाइए, थोड़ा और इधर आ जाए हम। मंडल और मंदिर की राजनीति की बात हुई, तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, जब ये बात उठाई गई तो श्री राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि ये उनका वो कदम है जैसा अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो वाला किया था। तो ये आपके कांग्रेस का स्टैंड रहा है। अब आज कांग्रेस क्यों इस तरह हो गई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, या कहिए संपूर्ण डॉटेड इंडिया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अब ये एक नए तरह के मुद्दे को खड़ा करके इस देश को जाति और उसके टुकड़ों में बांट के एक विद्वेष का वो करना चाहता है। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ऋतिक दीक्षित जी ने कहा कि अगर इसका फायदा होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और इस समाज के अंतिम व्यक्ति का अगर इससे विकास होता है और वो प्रथम पंक्ति में पहुंचता है, तो ये अवश्य होना चाहिए। इसका आधार केवल जातिगत नहीं होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी होना चाहिए, गरीबों का भी होना चाहिए, ताकि जो हमारा प्रयास है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वो हो सके। ये नहीं कि हम फलानी जाति को ये बता दें कि तुम्हारे पास, तुम इतनी शक्ति में हो, जिसकी जितनी भागीदारी, हिस्सेदारी। अरे हम युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, हमें सुदृढ़ समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जहां जाति धर्म वर्ग का कोई विद्वेष ना हो, सब लोग अच्छे से रहे, अपना सामान्य जीवन यापन कर सके, ना कि वो एक वोट बैंक बने। वोट बैंक की राजनीति को खत्म करना है तो जातिगत जनगणना के सही पहलुओं को लागू करना होगा, जिससे यादव समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, श्री मुलायम सिंह यादव के परिवार को छोड़कर कोई और यादव सामने आए, तब हम मानेंगे कि जातिगत जनगणना। आपने बताया आपने कोई ओबीसी नहीं बनाया, आपकी कार्य समिति में खड़के जी के अलावा और कितने ओबीसी हैं, और 60 सालों में आपने कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं, जरा नाम बता दीजिएगा और हमारे मुख्यमंत्रियों से तुलना कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ आंकड़े लेके बैठूंगी तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। तो बजाय मुद्दे तलाशने के, ये विपक्ष का एक मुद्दा है और बहुत दिनों से विपक्ष जो मुद्दा विहीन हो गया है हमारे भाजपा के कार्यों के कारण, तो वो बहुत परेशान है। इसे कहते हैं अंधेरे में तीर चलाना। जब तीर कहीं लग जाता है तो उसको लगता है कि एक मौका मिल गया और बस फिर सब उसी पर लग जाते हैं। सपा भी राहुल गांधी जी की बहुत तारीफ करने लगते हैं। आपने कांग्रेस से अलायंस करके भी चुनाव लड़ा है, रिजल्ट देख लिया। आपने बसपा से भी अलायंस करके चुनाव लड़ा है, रिजल्ट देख लिया। अब तो जाति धर्म घृणा द्वेष की भावनाओं से ऊपर उठ जाइए और देश राष्ट्र समाज के बारे में सोचिए। जो हमारे मोदी जी का सपना है, जो भाजपा का सपना है और हमारे दीनदयाल जी का अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का सपना है। देखिए एक तो फर्जी आंकड़ों की बात आई है, इस पर जो आंकड़े हैं वो उन आंकड़ों पर बात कही जा रही है और इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आती भी हैं। याद राहुल गांधी का भी जो कुलियों से मिलने का था कार्यक्रम, उसमें भी ये बात उठी थी कि साहब जो ट्रॉली बैग है वो आमतौर पर सिर पे नहीं रखी जाती। इस तरह के कमेंट आए थे जो बहुत अमित मालवीय जो बहुत सबसे बड़े टॉप एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने ही कहा था कि जो ट्रॉली बैग है वो सिर पे नहीं रखा जाता। और राहुल गांधी का अपना वो देखिए सनक देखिए कि ट्रॉली बैग को सिर पे उठाए। तो अब आंकड़ों के फर्जी होने की बात उठ रही है सरकार की तरफ से। क्या इस पर इस सारी चीज ऊपर क्या कहना? देखिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जातिगत जो चीजें हैं, अगर इस पे बात हम करने पे बैठ जाएं तो ये एक बड़ा विषय है। और हाँ वरुण बोलो जल्दी। वरुण जी
देखिए, हमारी भाजपा की साथी ने कहा कि साहब ये विपक्ष का मुद्दा है। ये बिल्कुल गलत कहा। ये अगर गरीब, शोषित, वंचित, दबे कुछ लोग के लिए अगर एक कदम अगर बढ़ाया है विपक्ष ने, तो आपको कहीं ना कहीं साथ देना चाहिए। आप तमाम योजनाओं को लागू करते हैं, फीता काटते हो, साहब इसमें भी साथ देना चाहिए। आपके भाजपा के सांसद, आपके भाजपा के सहयोगी दल पटेल जी, आप मैं विरोध कहीं ना नहीं कर कहीं, रही हूँ। जी मैंने जी विरोध जी, नहीं सुन तो लीजिए, विरोध नहीं सुन किया तो है, लीजिए, गलत मत समझिए, सुन तो विरोध लीजिए, नहीं किया है। सुन तो लीजिए। तो अच्छा, फिर आप पहुंच गई साहब जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में। साहब जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में जब आप पहुंची तो उन्हें तो लुटी हुई सल्तनत मिली थी। उनके पास था ही क्या? भारत की इकोनॉमी की स्थिति साहब, अब यहाँ पे इकोनॉमिक कहाँ से बात आ गई? आप कास्ट अगर गरीब वंचित शोषित को अगर उठाने का अगर प्रयास किया गया, बोले इकोनॉमी कहाँ से आ गई? अब जातिगत बात हो रही है, इकोनॉमी पे पहुंच गए, फिर इकोनॉमी पे बात करिए, चलिए हम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए उस सब नहीं, इकोनॉमी पे तो बात होनी चाहिए, क्योंकि आज के हालात, आज की इकोनॉमी और उस समय की इकोनॉमी में जमीन आसमान के अंतर। बात क्यों नहीं होगी इकोनॉमी की? इकोनॉमी की भी बात होती समय परिस्थितियों के हिसाब से। जातिगत जनगणना की बात हो रही है, इकोनॉमी पे जब होगा तब इकोनॉमी पे करेंगे। नहीं तो आप जवाहरलाल नेहरू पे जब पहुंच जाएंगी, वर्तमान में प्रधानमंत्री पे जो बात हो रही है, आप माननीय प्रधानमंत्री जी की एडिटर जी आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा। 2011 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई थी। 2011 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई थी, जिसका डाटा नहीं निकाला, नहीं दिया। और कोई एक बात बताया, 2015 में सिद्धरामैया सरकार में कर्नाटका में भी जातीय जनगणना कराई कांग्रेस ने ही। जो आज कह रही है कि आप कराना चाहिए, उसका क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उसमें पता ये चल रहा था कि कौन व्यक्ति जो है, जो पॉलिटिक्स में जो अपर लोग हैं, जो ऊपर के जो कांग्रेस के नेता लोग थे, उन्हें पता चला ये तो हमारे ही लोगों के बारे में उल्टा चला जाएगा। वो डाटा भी नहीं निकाला। एक मिनट हम भी बोल सकते हैं क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये बात आई है सामने, एक बात तो ये आई है कि जातिवाद से देश पिछड़ता है। जातिवाद कोई आज का नहीं है, 1947 का नहीं है। जातिवाद बहुत पहले से चला आ रहा है। उस जातिवादी से कभी देश नहीं पिछड़ा, और 1990 के बाद देश अपने आप पिछड़ने लगा, जब से पिछड़ा वर्ग जब सड़क पे उतरा। उसके बाद एक ये बात आई कि जब हिंदू एकता को खत्म करने के लिए मंडल वर्सेस कमंडल को विपक्ष वापस करना चाहता है। मंडल के विरोध में कमंडल शुरू किसने किया था? कौन था शुरू करने वाला? ये चीज तो बहुत कायदे, इस चीज को सुनिए। नहीं ऋतिक जी, पूरी बात सुनिए। नहीं, आपने ये बात बोली, आपको पहले एक थोड़ा मौका दीजिए, प्लीज भाई साहब, मौका दीजिए। अच्छा आप बताइए, फिर आपको मैं उत्तर दूंगा। पूरी बात सुन लीजिए। टाइप मत दीजिए। हाँ, मंडल वर्सेस कमंडल शुरू करने वाला कौन था? मंडल कमीशन की रिपोर्ट बैकवर्ड के पक्ष में आई तो दूसरे लोग क्यों कमंडल लेके सड़क पर निकल बैठे? उसके बाद ये कहा गया कि जातिवाद खत्म करो। हम भी चाहते हैं खत्म करो, कुछ हम करें कुछ तुम करो, लेकिन जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जातिवाद खत्म करने के लिए हम आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं, 100% आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं। दूसरे राउंड में भाषण नहीं। हाँ चलिए, जातिवाद की तुष्टीकरण खत्म करिए, समझे आप लोग? जातिवाद खत्म करिए। क्यों नहीं जातिवाद खत्म हो सकता है? जातिवाद खत्म करिए। क्यों ये कहाँ से अधिकार मिल जाता है? किसी एक जात में पैदा हो गए अगर आप, तो पूरा समाज आपको देखे, और नहीं समाज पूरा नहीं, ये अधिकार आपको कहाँ से मिल जाता है कि किसी एक जात में अगर आप पैदा हो गए तो समाज का कोई व्यक्ति आपको देखेगी पालोगे साहब? ये कहाँ से आपको अधिकार मिल गया? ये जातिगत अधिकार नहीं है, ये गरीबी अमीरी का अधिकार है क्या? ये अधिकार लगातार मत बोलिए, बात मत करिए यार, राजनीतिक बात हो रही है, सिर्फ वही तक रहिए जो हमारा मुद्दा है, जातिगत जनगणना। लगातार मत बोलिए। चलिए अब नंबर खत्म हुआ। हाँ अब बताइए कैसे बोलना। अब बोलो। क्या नहीं बैठे हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? ऋतिक बोलिए। हाँ दरअसल राधेश्याम जी को ये बताना चाहूंगा, ये कह रहे थे कि मंडल और कमंडल, मतलब जो ये राजनीति रही, मंडल कमीशन की जो इतिहास है वो ये है कि केसरी जो कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो कि बीजेपी के सॉरी बिहार के सीएम थे। उनने बिहार में 1978 में जो है 1978 में सबसे पहले लेके आए थे कि हमारा जो ओबीसी आरक्षण देंगे। उसके बाद ये चीज मोरारजी देसाई ने 2 महीने बाद देखी कि इसके लिए कुछ गठित किया जाए, तो उन्होंने 10 साल तक इस बात को पूरा दबा, मतलब 10 साल तक सारी सरकारों ने दबा के रखा कि जब जरूरत पड़ेगी तभी इस्तेमाल करेंगे।
तभी इस्तेमाल करेंगे। जब उनने देखा वीपी सिंह ने कि जो है बीजेपी की जो है ये पॉलिटिक्स उठ रही है, उनने एकदम से जो है इस चीज को जो है सदन में ले आया, ये मंडल कमीशन वाली, जिसकी वजह से आज भी देख रहे हैं उसके बाद कितना स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया, लोगों ने जो है उसके बाद आज दुनिया जानती है कि कितना उसका विरोध किया गया। ये सिर्फ देख रहे हैं पक्ष में कितने थे, ये कभी देखा आपने? भैया आप ये बता दीजिए कि उसका फायदा कितना हो गया, कितना निचला सबका सामने आ गया। क्यों नहीं हो रहा? करिए, राजनीति वाली बात मत करिए, समाज का कितना उद्धार हो गया, 90 से लेकर अब तक मंडल कमीशन लागू हो गया, ये बताएं और क्यों नहीं हो रहा है? आज तमाम पिछड़े वर्ग के लोग नेता बन रहे हैं। मुकेश राजपूत एमपी हैं, आरक्षण की वजह से हैं। जिला पंचायत हमारे भाजपा में न परिवारवाद है न जातिवाद है, हमारे भाजपा है, इसको देने वाले हम हैं, आप नहीं। आपके यहाँ तो एक परिवार की राजनीति चल रही है केवल। यही होता है, जातिवाद पे हमेशा पॉलिटिक्स पार्टी लड़ती रहती है। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और सिर्फ कुर्सी की राजनीति, ये सपा और कांग्रेस का तो जनाधार खत्म हो गया है, वो तो अंधेरे में हाथ पांव मार रही है, जो मिल जाए बस सत्ता में वापसी हो जाए। सामने आई कि सपा ने नया मुद्दा गढ़ा है। सपा ने नया मुद्दा नहीं गढ़ा है। डॉक्टर लोहिया सदन में नारा लगाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाजवादी पार्टी का पुराना मुद्दा है। मनोहर लोहिया ने ही रामायण मेला शुरू किया था चित्रकूट में। न मंडल की लड़ाई थी न कमंडल की लड़ाई थी, आपकी केवल कुर्सी की लड़ाई है। मंडल को लड़ाई है चाहे कमंडल को लड़ाई है। नहीं लड़ी है, कमंडल की लड़ाई भाजपा लेकर आई थी मंडल के विरोध में। हमेशा आप परशुराम जी का फैसला लेकर लगे, करने लगे, फिर आपने कनेक्ट पहन लिया, अब आप ये बताइए करने लगे। बीपी सिंह सरकार के समर्थन में थी क्या भाजपा? आप बताइए हाँ या ना। जब बीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लाए थे, समर्थन में थी भाजपा? नहीं थी। तो आपने मंडल वर्सेस कमंडल शुरू किया था। आप आरोप हम पे लगा रहे हैं समर्थन में, तो आप लोग तो मिल गए। हमने सत्ता लोलुप है और कांग्रेस भी सत्ता लोलुप है, तब आप मिल गए। कांग्रेस ने तो अपना इतिहास बदल दिया। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसका विरोध किया, इंदिरा गांधी जी ने लगातार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाए रखा, राजीव गांधी ने विरोध किया, आज राहुल गांधी जी बता रहे हैं ओबीसी सचिव कितने हैं। अरे क्या राजनीति करे, दिशाहीन राजनीति, वाली राजनीति। एक बात बता दीजिए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, इससे मेरा उद्धार नहीं होने वाला। मेरा उद्धार होने वाला कि आज कौन क्या कह रहा है। दूसरी बात, 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, 4 में 3 बैकवर्ड है। आप बताओ आपके 10 है, कितने ओबीसी है? आप बताओ। ये बारे में कोई किसी का उद्धार नहीं कर पाएगा, अपना उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। हमेशा काम की व्यक्ति मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। हमेशा कोई भी पद मेरिट के हिसाब से मिलना चाहिए। मेरिट इसकी काम करने की क्षमता। ने कहा था कि प्रतिवाद को अपनाने दीजिए, ये जवाहरलाल नेहरू के कोर्ट आज आप मेरिट की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का मेरिट देखा कभी? बैकवर्ड कास्ट ही आता है, ईडब्ल्यूएस का 65 रह जाता है। देखिए मेरिट आप, ओबीसी की कट ऑफ देखिए, ईडब्ल्यूएस की देखिए, आप उस पर कभी बात करना चाहोगे? और मैं बताऊं, जो अभी ये बाइजन ने पूछा हमारे हम तो कह रहे हैं मेरिट ही एक बेस होना चाहिए, कोई भी कम नंबर ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए। एक मिनट 8 लाख रुपया सालाना वाला गरीब है। 8 लाख रुपए मतलब 60,000 रुपए महीने कमाने वाला गरीब है। बताइए नहीं है कि जनगणना में कितनी धांधली हुई है, कौन क्या जोड़ा गया है। आप पहले पूरा अध्ययन करिए, आपको सही से ज्ञान नहीं है उसका। केंद्र सरकार आदेश करे और करा दे, पूरे देश में स्वच्छ करा दे, हम तो इसके पक्ष में हैं। चलिए बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। हम जातीय गणना की बात कर रहे हैं, जिसके आंकड़े बिहार सरकार ने रिलीज किए हैं और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में इसकी मांग मुखर हो गई है विपक्ष की तरफ से। खासतौर से जो ओबीसी वर्ग है वो भी बहुत उत्साहित है इन आंकड़ों को लेकर के। और सवाल इस बात का है कि जो आने वाले 24 के चुनाव है उसमें क्या जातीय गणना का मुद्दा खास तौर से तहलका मचाएगा। हमने इसी विषय पर आज चर्चा की। इस विषय पर जरूरत हुई तो आगे हम फिर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए विषय पर, नई चर्चा को लेकर के। तब तक की उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।